नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। और गद्दार इतना खतरनाक शब्द भी नहीं है कि उसके ऊपर तोड़फोड़ हो जाए। तो अगर गद्दार इतना खतरनाक शब्द है तो गद्दारी तो सिंधिया ने भी की थी झांसी की रानी के साथ। गद्दारों को गोली मारो सालों को। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इस कॉमेडियन का नाम कामरा है। किसी एक कॉमेडी शो में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिंदे जी को मजाक मजाक में गद्दार बोल दिया। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। शिंदे गुट की शिवसेना इस मजाक को नहीं पचा पाई। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। फिर शिंदे गुट की शिवसेना ने इनके साथ जो मजाक किया शायद वो ये नहीं पचा पाए होंगे। लेकिन आप एक मेरी बात पचाइए कि इस अमृत काल में भारत पहले से ही मजाक बना हुआ है, वहां ऐसे तथाकथित बेशरम और गलत शब्दों का प्रयोग करने वाले कॉमेडियन की क्या आवश्यकता है। देखिए मेरी बात को समझिए, कॉमेडी एक अभिव्यक्ति का तरीका हो सकती है, पर इस प्रकार से हम किसी भी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करें जिससे किसी का मन दुखी हो। पर इतना भी क्या बोल दिया था कि शिंदे गुट की शिवसेना ने जहां पर यह शो हुआ था वहां तोड़फोड़ मचा दी। तो अंदर से कुमार कामरा का दिल तो दुख रहा होगा और वो कह रहा होगा कुछ इस प्रकार से जो इस वीडियो में आपको दर्शाना चाहता हूं। अगर मैं गाजर को गाजर और मूली को मूली बोलूं तो करण को करण और अर्जुन को अर्जुन कैसे ना बोलूं। तो इसी तर्ज पर यह कॉमेडियन कह रहा होगा, क्या मैं मतलबी नेता को मतलबी नेता ना कहूं? क्या मैं असफल नेता को असफल नेता ना कहूं? क्या मैं भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी ना कहूं? तो जब भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कह सकता हूं, असफल को असफल कह सकता हूं, तो झूठे को झूठा और गद्दार को गद्दार कहने में क्या दिक्कत है? और गद्दार का मतलब जो किसी का सगा ना हो। और गद्दार इतना खतरनाक शब्द भी नहीं है कि उसके ऊपर तोड़फोड़ हो जाए। तो अगर गद्दार इतना खतरनाक शब्द है तो गद्दारी तो सिंधिया ने भी की थी झांसी की रानी के साथ। तो इसका मतलब उनकी भी तोड़फोड़ होनी चाहिए। और इस देश में कौन गद्दार नहीं है? कोई ईमान से गद्दार है तो कोई अपने वचन से गद्दार है, कोई अपने काम के प्रति गद्दार है। और अगर गद्दार शब्द इतना खतरनाक है कि किसी के स्टूडियो में तोड़फोड़ हो सकती है, तो राज्यसभा में इस नेता के द्वारा राणा सांगा के लिए जो गद्दार शब्द प्रयोग किया गया है उसके लिए क्या योगी सरकार इसे घर में बुलडोजर चलवाएगी? सुनिए आप बयान इस नेता का। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। जैसे ये बयान सुनते हैं तो निश्चित तौर पर अंदर से आग बबूला तो आप हो रहे होंगे, और आग बबूला होंगे तो आप सोचने की क्षमता खो देंगे। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिरकार कैसे इतिहास के पन्ने खुलना शुरू हो गए। पहले औरंगजेब पर गए, अब औरंगजेब से और पीछे हम बाबर पर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र की खुदाई हो रही है। 300 साल पहले जो व्यक्ति मर चुका है, अब भारत देश मुर्दों से लड़ाई कर रहा है। भारत देश में और कोई मुद्दे बचे ही नहीं है। और मैं भारत सरकार के सभी राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र तोड़ना सच में बहुत जरूरी है। पर हम भारतवासी बेरोजगारी के टेंशन में थोड़ा बिजी हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए भेज दीजिए। मेरा विशेष निवेदन है अनुराग ठाकुर जी से, अगर आप औरंगजेब की कब्र खोदने नहीं आए तो आपसे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं होगा। गद्दारों को गोली मारो सालों को। और आपने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ये आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसलिए सब काम छोड़िए, क्योंकि वो काम जरूरी नहीं है। पहले औरंगजेब की कब्र आप खोद दीजिए आकर। वहीं मैं अमित शाह के लड़के से भी कहना चाहता हूं, आईपीएल बेटा होते रहेंगे, आईपीएल की चिंता मत करो, वो तो हर साल होना है। औरंगजेब की कब्र खोदना बहुत जरूरी है। सब काम छोड़ो, अभी आओ और औरंगजेब की कब्र खोदने में हेल्प करो। और मैं सिंधिया जी से कहना चाहता हूं कि यदि आप ये प्रूव करना चाहते हो कि आप झांसी की रानी के साथ थे, तो आपको औरंगजेब की कब्र खोदने में हेल्प करनी चाहिए। अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो विदेश में पड़ा आपके लड़के को भेजिए। राजा महाराजा हो, ताकत होगी, फावड़ा पकड़िए और औरंगजेब की कब्र खोदने में मेहनत कीजिए। हम भारतवासियों के पास टाइम कम बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग इतने मंदबुद्धि हो चुके हैं, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार औरंगजेब की कब्र खोदने से हमें मिल क्या जाएगा। और मैं उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूं कि जब कब्र खुद रही है तो जो विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप खुद आकर उसके विरोध में खड़े हुई, चाहे फिर ओबीसी जी हो या अखिलेश जी हो या राहुल गांधी जी हो। आप धरातल पर आकर उसका विरोध करो ना। पर इस देश में यही राजनीति हो रही है। तो इतिहास के पन्नों में अगर खगोला जाएगा ना, तो सिर्फ मुद्दों को भटकाने की राजनीति हो सकती है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि जो राज्यसभा सांसद ने बयान दिया कि राणा सांगा जी गद्दार थे और उन्होंने बाबर को भारत बुलाया था, तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपका ये बयान है वो शायद तुजुक ए बाबरी से लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि हाँ,
राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया था लोधी को हराने के लिए, इसीलिए राणा सांगा की मदद करने के लिए बाबर भारत आया। और इस आधार पर तुम ये कह रहे हो कि राणा सांगा गद्दार थे। अब यहां पर सुनने में तर्क जो दिख रहा है वो एकदम सही प्रतीत हो रहा है, पर इतिहास सच है या झूठा है ये इस आधार पर तय करो कि राणा सांगा की पर्सनैलिटी कैसी थी। उस व्यक्ति ने घास की रोटी खाकर अपना जीवन बिताया, शरीर के अंग कट गए, आंख निकल गई, फिर भी वो अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लड़ता रहा। और रही बात इस बात के लिए कि लोधी को हराने के लिए, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था राणा सांगा ने, तो यहां पर एक फैक्चुअल करेक्शन करने की आवश्यकता है। सांगा जी पहले से ही इतने मजबूत थे कि उन्होंने इब्राहिम लोधी को 2 बार हराया, खतौली के युद्ध में हराया और साथ ही साथ बाड़ी के युद्ध में हराया। तो महाराणा सांगा जी जब 2 बार पहले से इब्राहिम लोधी को हरा चुके हैं, दिल्ली उनके अधीन हो चुकी है, तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो बाबर को बुला रहे हैं इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबर ने ही राणा सांगा से हेल्प मांगी हो और जो इतिहासकार है उन्होंने इसमें बदल दिया हो। पर इस बहस से हमें मिलेगा क्या? लेकिन नहीं, हम तो इतिहास खोद कर ही मानेंगे। अब इसमें तर्क दिए जाना शुरू कर दिया जाएगा कि रायसेन के सरदार थे सिलहरी तंवर, जो शायद राणा सांगा और बाबर के बीच में मीडियम हुआ करते थे, और बाबर ने राणा सांगा से मदद मांगने के लिए रायसेन के सरदार सिलहरी तंवर की मदद ली, पर राणा सांगा ने मना कर दिया। तो हो सकता है बाबर ने राणा सांगा को बदनाम करने के लिए बोल दिया हो कि नहीं, राणा सांगा ने मुझसे मदद मांगी थी। अब इतिहास जैसे लिखा गया हो उसका इतिहास लिखा जाएगा, जो उस समय ताकतवर रहा हो। तो निश्चित तौर पर बाबर की शक्तियां बढ़ रही थी दिनों दिन, और जो इतिहासकार थे वो सब मुस्लिम थे, तो उन्होंने अपने ही हिसाब से उन चीज़ों को लिखा होगा। भाई, प्रशासक की जब तक तारीफ नहीं करोगे वो तुम्हें जीने नहीं देगा, चाहे कवि हो या लेखक हो। तो प्रशासक की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। कि आज भारत देश में नहीं देख रहे हो कि जिसके पास ताकत होती है ना, मीडिया में केवल उसी की तारीफ होगी, बुराई कर दोगे तो बैन कर दिए जाओगे। तो शायद इस समय ऐसा हुआ होगा, पर इस पर हम ये प्रश्न नहीं उठा सकते ना कि महाराणा सांगा बहादुर नहीं थे। महाराणा सांगा ने जो किया है वो हमारे लिए प्रतीक है। उनके काम हमको ये बताते हैं कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो अडिग रहें। हाथ पैर कट गए, आंख निकल गई, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं भटके, घास की रोटियां खाई। तो उनकी कहानी हमारे लिए प्रेरणा है। अब उनके साथ छेड़छाड़ करके हम क्या हासिल कर लेंगे? और खासकर संसद में खड़े होकर अब इन मुद्दों पर बहस होगी तो 2047 तक तो बन गए ना विकसित। जो था जो ठीक है भाई, जिसने शासन किया है इसका मतलब वो ताकतवर था। अगर कोई हारा है तो वो कमजोर था, अगर कोई जीता है तो वो मजबूत था। इतिहास कहां से मिटाया जाएगा, और उस मिटाकर हम हासिल क्या कर लेंगे? पर अब राजनीति का मौका है, फोटो खिंचवाने का मौका है, वीडियो में आने का मौका है। तो कई सारे हिंदू संगठन, शिवसेना, बजरंग दल, करणी सेना, फलानी सेना, ढिकानी सेना, अब वो चश्मा लगा के अपने अपने बयान देंगे आके कि हमारे महाराणा सांगा के लिए ऐसा कैसे बोला। इन आरामखोरों की तब जबान नहीं खुली होगी जब महाराणा सांगा के चबूतरे की हालत ऐसी है। इतने साल से महाराणा सांगा ने अगर देश के लिए कुछ किया होता तो क्या इतना भी डिजर्व नहीं करते हैं कि उनका यहां महान चबूतरा होता, प्रदर्शनी होती? मतलब जो मुगल आए उनकी बड़ी बड़ी इमारतें बन सकती हैं, जो कि घटिया लोग थे, और हम उन्हीं के वंशज हैं और हम उन्हीं का चबूतरा नहीं बना पाए। और अगर बनाया थोड़ा बहुत टेंट पेंट करके तो रंग रुंगन लगा के उसमें पीले झंडे टांग दिए, फोटो खिंचवा के निकल गए होंगे। ये इज्जत है महाराणा सांगा की हमारे यहाँ। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये सब ऊपर से जब देख रहे होंगे तो हंसते होंगे उनकी आत्माएं हमारे ऊपर कि हमने इन कीड़े मकोड़ों को आजादी दिलवाई, हमने इन कीड़े मकोड़ों के लिए अपनी जान गंवाई, जो सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, झूठी राजनीति करने के लिए इस प्रकार के बयानों को उठा रहे हैं। अरे उस समय जो हुआ है, क्या उससे अब वर्तमान की स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है? बात अस्तित्व की लड़ाई हो रही है। किस चीज की अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हो आप? दोनों पक्षों को देखो तो कोई सही गलत नहीं है यहां पर यह बात है कि जो हो रहा है क्या वो इस समय होने की जरूरत थी? क्या हम इस समय ही यह विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन खुला, कौन गड़ा? या इस समय हमें एकजुट होकर इस देश को 2047 तक विकसित बनाने की बात करनी चाहिए? वो संसद, वो विधानसभाएं जहां पर उन मुद्दों की बात होनी चाहिए जिससे ये देश आगे जाए, वहां पर यह बात हो रही है कि औरंगजेब की कब्र खोदेगी कि नहीं, महाराणा सांगा गद्दार हैं कि नहीं। इसके लिए इन लोगों को हमने चुनकर भेजा है। एक्चुअली संसद और विधानसभा में डिस्कस होना चाहिए सामाजिक मुद्दों को लेकर कि आज हमारे समाज की जो स्थिति बनी हुई है ना, लव मैटर्स हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आदमी इतनी हैवानियत तक क्यों जा रहा है? इस पर रिसर्च होने के लिए कौन पैसा देगा? इस पर रिसर्च के लिए कौन आवाज उठाएगा? संसद में इसकी आवाज क्यों नहीं गूंज रही है?
ये सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार तलाक क्यों हो रहे हैं हमारे देश में। इस सामाजिक मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार पुरुषों को, पतियों को सुसाइड करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है। पर चर्चा होने के लिए रिसर्च भी तो होनी चाहिए, रिसर्च के लिए प्रोफेसर होना चाहिए, प्रोफेसर के लिए पैसे होने चाहिए। तो फर्जी डिग्री वाला देश, जिस देश में मंत्री, राजनेता सब फर्जी डिग्री से चल रहे हो, उस देश में फर्जी प्रोफेसर ही तो होंगे, तो फर्जी रिसर्च होंगी, तो समाज गलत दिशा में जाएगा। तो जा रहा है। केवल समाज ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, पर इस पर चर्चा नहीं होगी संसद में। शायद इस पर चर्चा ना हो, इसीलिए औरंगजेब, राणा सांगा जैसे मुद्दों को खड़ा जा रहा है। 2047 का लक्ष्य बनाकर बैठे हैं और बैक गियर में चल रहे हैं हम लोग। 300 साल, 400 साल, 500 साल पहले जाकर हम कब्रें खोद रहे हैं और मुर्दों से लड़ने में लगे हुए हैं। और वर्तमान में जो भालू और सांड नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इनकी देखरेख कोई कर नहीं रहा है। पूरा शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो छवि है वो निगेटिव होती जा रही है। रुपया गिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, पर हमारा प्रधानमंत्री आज इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, ना ही संसद में इस मुद्दे पर बात हो रही है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आप मुझे बताइए पिछले 7-8 साल से आपको किस चीज में रियायत मिली हो? पेट्रोल, डीजल, दाल, दूध, दही, कहीं रियायत नहीं हो रही है। ऊपर से जीएसटी की मार अलग से। बेरोजगारी तो पूछो ही मत। बेरोजगारी है, इसीलिए तो हमें टाइम है स्टूडियो तोड़ने का, कब्र खोदने का, आपस में लड़ने का, झंडे उठाने का, रैलियों में जाने का। आर्थिक स्थिति के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी बैंड बजी हुई है। अमेरिका ने हमारे प्रधानमंत्री के मुंह के सामने टैरिफ लगा दिया। हमारा प्रधानमंत्री हंसकर चला आया और हमसे कहता है कि हमारा 56 इंच का सीना है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है। अरे ऐसी कैसी कूटनीति है कि सामने वाले ने हम पे टैरिफ लगा लिया, हमने लगवा लिया। इसका मतलब अंदर से हम कमजोर हो रहे हैं और ये बात हमें मालूम ना चले, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के गड़े हुए मुर्दों को खाड़ा जा रहा है और इतिहास के पन्नों को पटला जा रहा है, जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमारे भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से जब भेजा गया हिंदुस्तान, तो हाथ में बेड़ियां, हथकड़ियां लगाकर भेजा गया। कोलंबिया और मेक्सिको के भी लोग आए थे, वो अपने ही प्लेन में आए थे, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री, हमारा नेता, हमारी कूटनीति बोल ही नहीं पाए। क्यों? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या गड़बड़ है ये आपको ना मालूम चल जाए, न्यूज में ना आ जाए। इसीलिए जरूरी है पूरे दिन न्यूज में ऐसी ऐसी नौटंकी की जाए जिससे कि आपका ध्यान भटका रहे। धोनी ने स्टंपिंग कर दी, पूरे दिन न्यूज में चल रही है। इससे तुम्हारा क्या भला हो रहा है? धोनी ने स्टंपिंग कर दी है। साले ड्रीम 11 पर टीम बनवाते घूमते हैं, मसाला बेचते हैं, पान मसाला बेचते हैं, दारू बेचते हैं, इनको अपना सुपर हीरो बना रहे हैं और दिन भर न्यूज में उन्हीं की बात चल रही है। वो तो अय्यासी की जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं ये बताओ ना। तुम्हारे बच्चे इस प्रकार की हालत में जी रहे हैं। ये समझने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। अगर इस देश को सच में 2047 तक विकसित बनाना है तो आप ये ध्यान रखना कि इस देश में जो ये हो रहा है वर्तमान में, ये चुप्पी हमें बहुत भारी पड़ने वाली है। जज के घर में केस निकला और हमारा प्रधानमंत्री कहता है ना खाएंगे ना खाने देंगे। जब न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ही भ्रष्टाचार के सबूत उत्पन्न हो जाएं, तो फिर यह शक उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा ऐसा न्यायालय है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो हमें न्याय देगा। रिटायर होने के बाद किसी को गवर्नर बना रहे हैं, किसी को फलाना पद दिया जा रहा है। न्याय व्यवस्था में किसी को रिटायर होने के बाद कोई पद देने का लालच क्यों मारा है? अगर लालच आएगा तो फिर न्याय नहीं हो पाएगा। तो अगर न्यायपालिका ही बिक गई है तो फिर देश में बचा क्या? यही है अमृतकाल। पर यह बात तुम लोगों को समझ में ना आए, इसीलिए तो यह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। और हिंदू मुस्लिम उनके लड़के नहीं करते, उनके लड़के विदेश पढ़ रहे हैं। तुम और तुम्हारे लड़के इसमें लगे हुए हैं। बुलडोजर से घर तुम और तुम्हारे परिवार के टूटेंगे। बेरोजगारी तुम्हारे घर में आएगी, गरीबी तुम्हारे घर में आएगी, दरिद्रता तुम्हारे घर में आएगी। और हिंदू मुस्लिम का फायदा उनको होगा। तुम्हें इससे कुछ हासिल वाले नहीं है। तुम हिंदू थे, हिंदू हो, हिंदू रहोगे। तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम थे, मुस्लिम रहोगे। ईसाई हो, ईसाई थे, ईसाई रहोगे। सिख हो, सिख थे, सिख रहोगे। किसी के कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन तुम गरीब थे, अमीर हो सकते हो, तुम अमीर ना हो पाओ, इसीलिए इन मुद्दों में फंसाया जा रहा है। तुम बेरोजगार थे, रोजगार मिल सकता है, तुम्हें रोजगार ना मिले, इसीलिए इन मुद्दों में फंसाया जा रहा है। तो जो हो सकता है उसमें बदलाव ना हो जाए, इसीलिए वो काम किया जा रहा है जो हो ही नहीं सकता। अपनी आंखें खोलो, चीजों को समझो। जो हम कर रहे हैं वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। ये तो झोला उठा के चल देंगे। मैं तो कह रहा हूं दूसरी सरकार आ जाए। तो जब देश कर्जे में है, अव्यवस्था बिगड़ी हुई है, पूरी डमाडोल अर्थव्यवस्था है, समाज की व्यवस्था खराब है, तो फिर कोई दूसरी पार्टी कैसे इस देश को आगे ले जाएगी? एक्चुअली हम सब लोग गद्दार हैं। हम पूरे भारत के लोग गद्दार हैं और हमें अपने देश से प्यार नहीं है। अगर हमें अपने देश से प्यार होता तो हमारे देश में अगर कुछ गलत हो रहा होता ना, तो हम तड़ाके से उसकी आवाज उठाते। चूंकि हम गद्दार हैं इसलिए हम आवाज नहीं उठा रहे हैं और हम चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। इसीलिए प्यार से कहो कि हम गद्दार हैं। हाँ, हमें अपने देश से प्यार नहीं, हम गद्दार हैं। मैं भी गद्दार हूं।